दोस्तों नमस्कार। आप सभी को मकर संक्रांति पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सब अपने अपने घर में स्वस्थ होंगे और सरकार के द्वारा जो दिशा निर्देश है उनका आप पालन अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसी मुझे पूरी आप सभी से आशा है। दोस्तों एक आज महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए आपके सामने आया हूं। कई दिनों से देख रहा हूं सोशल मीडिया पे XYZ डॉक्टर है, कोई अपने आप को डॉक्टर बता रहे हैं और डॉक्टर किस चीज़ के हैं ये तो हम सभी को पता चल ही चुका है कि कौन से डॉक्टर हैं। तो वो वैक्सीन के बारे में लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और इस देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ जो लोग मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यानी कि मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पर रहकर भी ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जिनको सुनकर ऐसा लगता है कि जब ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिन लोगों को यह भी नहीं पता कि क्या देश का कानून है और किस प्रकार से उन्होंने अपनी बात समाज के बीच में रखनी चाहिए, क्योंकि वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। और इसी कड़ी में ऐसे ऐसे लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। अब मैं ये नहीं जानता कि कोई राजनीतिक स्टंट है या ये हो सकता है कि सोशल मीडिया पे पब्लिसिटी पाने के लिए लोग ऐसा कर रहे हों, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए, आज काफ़ी दिनों पहले मेरा एक लेक्चर भी था वैक्सीन के ऊपर, तो वही स्लाइड्स मैंने उठाई है कि कम से कम देशवासियों को बड़ी आसान भाषा में बता सकूं कि एक्चुअल में वैक्सीन है क्या। तो थोड़ा सा मैं आपको वैक्सीन के बारे में बताऊंगा, फिर आगे की बात हम करेंगे। दोस्तों वैक्सीन क्या है? वैक्सीन, इसमें लिखा कि प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज, यानी कि जो हमारे जीवन के लिए घातक बीमारियां हैं उनको ठीक करने के लिए वैक्सीन का यूज़ करते हैं। और क्योंकि वैक्सीन हमें हेल्दी डिफेंस सिस्टम देती है और वैक्सीन का जो ट्रीटमेंट है वो किसी इन्फेक्शन के लिए जब हम वैक्सीन लगवाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वैक्सीनेशन। तो इन दिनों सभी कह रहे हैं कि वही वैक्सीनेशन चल रहा है। इसमें लिखा, फिर अगर हम हिस्ट्री की बात करें वैक्सीन की, तो काउपॉक्स वायरस के द्वारा जो हम स्मॉल पॉक्स के लिए वैक्सीन बनाई गई 1796 बाई एडवर्ड जेनर। वैका मीनिंग काउ, यानी कि काउ से लिया गया है वायरस। दूसरा, फिर रेबीज वैक्सीन बनाई गई लुइस पास्चर के द्वारा इन 1885। उसके बाद वैक्सीन का लॉ भी पास किया गया। दोस्तों अब आप ये समझिए इस प्रोसेस को कि वैक्सीन कैसे बनाई जाती है। तो इसके 5 स्टेप्स हैं। पहला क्या है? जनरेशन ऑफ द एंटीजन, यानी कि एंटीजन बनाया जाता है। सबसे पहले एंटीजन को आइसोलेट किया जाता है। आइसोलेट मतलब अलग करना, एंटीजन मतलब जो जैसे हमारी बॉडी में जाएगा उसको बॉडी समझेगी उस प्रकार का वायरस, उस प्रकार का बैक्टीरिया, और उसके खिलाफ हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता उस रोग के प्रति बन जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि जो बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल चलता है। अपने देश में दुनिया भर की बीमारियां पहले थी। हम देखते हैं प्लेग था, काली खांसी थी, हेपेटाइटिस B और C, इस प्रकार की बीमारियां। अगर हम बात करें ट्यूबरकुलोसिस की, पोलियो की, तो इतनी प्रकार की बीमारियां और लगभग पूरे देश में ये बीमारियां फैली हुई थी। तो आप सब ने देखा कि साइंटिस्टों का कंट्रीब्यूशन रहा, उन्होंने वैक्सीन बनाई और जब पूरे भारत में ये वैक्सीन लगाई गई और बच्चों को, क्योंकि एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के तहत ये जब वैक्सीन लगती है, तो हम देखते हैं कि इन दिनों बहुत रेयर कोई बच्चा मिलता है जो पोलियो का जिसको प्रॉब्लम हो। ऐसे अनेक बीमारियां आज भारत से यानी कि गायब हो चुकी है। इसलिए पोलियो वैक्सीन पे सरकार ने बहुत ज़्यादा जोर दिया और बहुत ज़्यादा इसको प्रचारित किया कि एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्र टूट गया। तो ये सब किस लिए था? इसलिए था कि हम सब में हार्ड इम्यूनिटी, यानी कि उस बीमारी के प्रति हम सब के अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो, इसलिए वैक्सीनेशन किया जाता है।
तो ये कैसे, जनरेशन ऑफ एंटीजन, दूसरा आइसोलेशन ऑफ एंटीजन, तीसरा होता है उसको प्योर करना, और चौथा होता है उसमें और कंपोनेंट मिलाना, जिसके कंपोनेंट्स की वो बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कंपोनेंट्स ये डालेंगे वो डालेंगे। तो अगर हम कोविशील्ड की बात करें तो उसमें एल हिस्टिडीन डाला गया है, कुछ मैग्नीशियम साल्ट डाले गए हैं, और कुछ प्रिजर्वेटिव उसमें डाले जाते हैं ताकि वो वैक्सीन हमारी खराब ना हो। तो कुछ एडिटिव्स डाले जाते हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। उसके बाद इसको फिर पैकिंग किया जाता है। तो ये आप प्रोसेस देख सकते हैं। अगर आप वायरस के अगेंस्ट बना रहे हैं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट बना रहे हैं, तो उसमें एंटीजन लिया जाता है, और खास तौर पे ये इनएक्टिवेट फॉर्म में रहता है, आपको आगे बताएंगे। इसके बाद इसको आइसोलेट किया जाता है, देन इसको प्योरीफाई किया जाता है, और उसके बाद इसमें अदर कंपोनेंट्स मिलाए जाते हैं जो इसको स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं। इसके बाद इनको कोल्ड चेन प्रोसेस के द्वारा देश के कोने कोने में पहुंचाया जाता है, यानी कि जो टेम्परेचर निर्धारित किया जाता है थ्रू आउट द ट्रांसपोर्टेशन। आप देखिए जहां बनती है वहां भी, जिस गाड़ी में लोड होता है उसका टेम्परेचर भी, जहां जिस सेंटर में जाके इसको स्टोर किया जाता है वहां का टेम्परेचर भी पैरेलल कांस्टेंट रखा जाता है। इतना जबरदस्त सिस्टम रहता है कि हमारी वैक्सीन की जो स्टोरेज टेम्परेचर या स्टोरेज जो कंडीशन है उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। इंडिया की अगर हम बात करें, अगर कोवैक्सीन की बात करें, तो इंडियाज ड्रग रेगुलेटर हैज गिवन द ग्रीन लाइट टू, यानी कि अप्रूवल लेनी पड़ती है तो कोवैक्सीन बनाएगी लोकली मेड बाय भारत बायोटेक। और दूसरी जो कोविशील्ड है, द लोकल नेम फॉर द ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन डेवलप्ड इन द यूके, ये यूके में बनी है। कैसे काम करती है इसको भी हम समझ लें। द होम ग्रोन गवर्नमेंट बैक्ड वैक्सीन हैज बीन डेवलप्ड बाय भारत बायोटेक, जिनका अनुभव कितना है, देखो लिखा है 24 ईयर ओल्ड वैक्सीन मेकर, यानी कि 24 सालों से वैक्सीन बनाने का काम कर रहे हैं। विच हैज ए पोर्टफोलियो ऑफ 16 वैक्सीन एंड एक्सपोर्ट टू 123 कंट्री, यानी कि 123 देशों में ये वैक्सीन भेजने का काम करते हैं। हो सकता है कुछ लोग कहते हैं इंडिया के लोग चलो इनोसेंट हो सकते हैं, इलिटरेट हो सकते हैं, मगर दोस्तों 123 देशों के जो लोग हैं वो, उनको हम ये नहीं कह सकते कि उनको जानकारी नहीं है किसी के बारे में, बड़े सोच समझ के वो डिसीजन लेते हैं। इट इज, अब ये है क्या, इसको भी समझ लो। इट इज एन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन विच मीन्स दैट इट इज मेड अप ऑफ द किल्ड कोरोना वायरस। सामान्य भाषा में आपको समझा रहा हूं, इसमें मरे हुए, जैसे हम मारे हुए कोरोना वायरसेस रहते हैं जो इफेक्टिव नहीं है, एक्टिव नहीं है, मेकिंग इट सेफ टू बी इंजेक्टेड इनटू द बॉडी, और इनको बॉडी में लगाया जाता है। वो हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं देते, पर बॉडी उसको ये समझती है कि ये हकीकत में जो कोरोना वायरस हमारी बॉडी में आया है, तो उसके खिलाफ वो एंटीबॉडी बना देती है, जिससे हमारा रोग भविष्य में अगर हमें कोई कोरोना वायरस एंटर करेगा तो वो जो बनी हुई एंटीबॉडी है उसका सामना करने में वो सक्षम होगी। व्हेन एडमिनिस्ट्रेड इम्यून सेल्स कैन स्टिल रिकॉग्नाइज द डेड वायरस, वो इम्यून सेल है वो अब भी उस डेड वायरस को रिकॉग्नाइज करेगा, प्रॉम्प्टिंग द इम्यून सिस्टम टू मेक एंटीबॉडी अगेंस्ट द पेंडेमिक वायरस, और इस पेंडेमिक वायरस के अगेंस्ट वो एंटीबॉडी बनाएगा। ये कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं कि वैक्सीन बनाई किन किन स्टेप को फॉलो किया जाता है। जैसे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वायरस, वायरस को समझा जाता है, बहुत बारीकी से उसकी सारी स्ट्रक्चर जो है उसकी जीनोमिक स्टडी की जाती है। इसके बाद वैक्सीन कैंडिडेट्स, फिर प्री क्लिनिकल टेस्टिंग, यानी कि अब जैसे लोग कहते हैं तो पहले उसकी प्री क्लिनिकल टेस्टिंग की जाती है, क्लिनिकल ट्रायल किए जाते हैं, टेस्टिंग इन ह्यूमंस, टेस्टिंग ऑन ए फ्यू डजन्स हेल्दी वॉलेंटियर, पहले कुछ दर्जन हेल्दी वॉलेंटियर लिए जाते हैं, लुकिंग एट हाउ सेफ द वैक्सीन, ये देखने के लिए कि वैक्सीन सेफ है या नहीं है, यानी कि कुछ एक लोगों पे ये ट्रायल किया जाता है, उसमें देखते हैं कि इसका कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आया। उसके बाद टेस्टिंग ऑन सेवरल हंड्रेड्स पीपल्स फॉर एफिकेसी, फिर कुछ सैकड़ों लोग लिए जाते हैं, ए टारगेट पॉपुलेशन हु आर आइडियली दोज मोस्ट एट रिस्क ऑफ द डिजीज, जो ज्यादा इस बीमारी के रिस्क में है। टेस्टिंग ऑन सेवरल थाउजेंड, उसके बाद हजारों पे आ जाता है, उसके बाद लाखों पे आ जाता है। तो इस प्रकार से इसको आगे से आगे इसका जो सेफ्टी
वैक्सीन की है वो चेक की जाती है, और जब लगता है कि ये बहुत बिल्कुल सेफ है, उसके बाद ही इसको अप्रूवल मिलती है कि आम पब्लिक को ये कोई भी दवाई, ये तो वैक्सीन की बात हो रही है। अगर आम दवाई का अगर हम बात करें, कोई दवाई मार्केट में आती है तो उसको इन सब प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि कोई व्यक्ति ने दवाई बनाई, सिंथेसाइज किया नया साल्ट और उसको मार्केट में डेवलप कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। तो यानी कि हम सबको बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत ही अलग अलग बॉडीज बना रखी है, जो इस हमारे ड्रग इंडस्ट्रीज हैं या वैक्सीन जो बनाने की इंडस्ट्री हैं, तो इनको पूरा यानी कि रेगुलेटरी बॉडी जिसको बोलते हैं रेगुलेटरी बॉडी, तो इनको पूरा रेगुलेशन किया जाता है ताकि कम्युनिटी की हेल्थ में किसी प्रकार का रिस्क ना हो। इसके बाद हैंडलिंग एंड स्टोरेज के बारे में ये आपको मैंने बता ही दिया, तो इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। अब कुछ मैं आपको फैक्ट्स चेक करवाना चाहता हूँ जिनका वो डॉक्टर बात कर रहा था। तो दोस्तों अभी हम फैक्ट शीट के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिनके बारे में वो डॉक्टर बता रहे थे वो फैक्ट क्या है। वैसे ही फैक्ट शीट्स हम सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए और देखनी भी चाहिए। सबसे पहली बात ये कि ये जो वैक्सीन है ये 18 या 18 साल की उम्र से ऊपर के लोग इसको ले सकते हैं। अभी सेकंड जो ट्रायल चल रहे हैं वो 18 से कम उम्र के बच्चों पे भी हो रहा है, तो उसके बाद वो बच्चे भी उसको वैक्सीन को ले सकते हैं। तो इसमें मैंने अभी इसको स्टडी किया, आपको मैं इसकी जानकारी बता देता हूँ, आप भी इसको पढ़ सकते हैं। तो इसमें ये लिखा है कि सबसे पहले इन्होंने इसके बारे में कोविशील्ड के बारे में बताया है, किस इंस्टीट्यूट ने बनाया है, उसके बाद कितनी खुराक इसकी लेनी चाहिए, कितने समय के बाद दूसरी खुराक लेनी चाहिए, कोविड क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम क्या है, इसकी जानकारी हम सबको पहले से ही है। इसमें ये लिखा है कि कोविशील्ड टीका लेने से पहले अपने स्वास्थ्य प्रदाता को क्या क्या बताना चाहिए। तो क्योंकि हम सबको ये जानकारी होनी चाहिए कि जब हम वैक्सीन ले रहे तो हमें अपने बारे में यानी कि अपनी बॉडी के बारे में, अपनी कुछ पहले से बीमारियां हैं या कुछ दवाइयां हैं, उसके बारे में हम बता सकते हैं। जैसे कई लोगों को इसमें लिखा है कि रक्त से संबंधित विकार, यानी कि कई लोगों की प्लेटलेट्स पहले ही कम रहती है, या वो कोई एंटीकोगुलेंट दवाई ले रहे हैं, जैसे खासतौर पे कई कार्डियक पेशेंट है उनको एंटीकोगुलेंट दवाई भी दी जाती है। तो ऐसे लोग हैं वो भी ध्यान रखें। और ऐसे लोग जो कोई एंटी इम्यून ड्रग ले रहे हैं यानी कि इम्यूनिटी को कम करने वाली, या जिनकी इम्यूनिटी पहले से कम है, तो ऐसे लोगों को अपने डॉक्टर को ज़रूर ये सारी बातें बतानी चाहिए। इसके बारे में फिर लिखा है इन्होंने, देखिए आप खुद पढ़ सकते हैं। रक्त विकार जिनको है या जिनकी इम्यून सिस्टम जिनका इम्यून सिस्टम कम है। और इसमें ये भी लिखा है कि अगर आप इंजेक्शन लगाने के बाद अगर आपको कुछ इस प्रकार के रिएक्शंस हो रहे हैं, जैसे आपकी बॉडी पे ब्लू स्पॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, या आपको एलर्जी हो गई है, या आपको इचिंग होती है, या आपका सांस फूलने लगा है, या आपको अन्य प्रकार की इस प्रकार की जैसे जो इसमें दे रखी है, अगर ऐसी कोई धुंधला दिखाई दे रहा है ऐसे, या सर दर्द तेज हो रहा है, ऐसे कोई साइन एंड सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, तो ज़रूर इमिडिएटली अपने डॉक्टर को ये सारी बातें बतानी चाहिए। तो ये इसको देखो, अब आप इसमें चलते हैं कि इसमें एक्चुअल में क्या क्या कंटेंट है उसकी भी हम बात कर लेते हैं। तो ये इसमें देखो, आप कंटेंट आप खुद पढ़ सकते हैं कि इसमें एल-हिस्टिडीन डाला गया है, एल-हिस्टिडीन हाइड्रोक्लोराइड्स और मैग्नीशियम क्लोराइड, ये कुछ साल्ट लिए गए हैं, पॉलीसॉर्बेट 80 लिया गया है, इथेनॉल सुक्रोज लिया गया है, सोडियम क्लोराइड लिया गया है, और EDTA लिया गया है, इंजेक्शन वाटर फॉर इंजेक्शन लिया गया है। तो ये वो सामान्य एडिटिव्स हैं जो किसी भी वैक्सीन में लिए जाते हैं उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। एल-हिस्टिडीन वगैरह ये अमाइनो एसिड्स हैं। तो इसमें किसी इस प्रकार का ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि वैक्सीन में ऐसे कुछ चीज़ें डाल ली गई है जिससे स्टेरिलिटी आ जाएगी यानी कि नपुंसकता आ जाएगी। तो ये सब भ्रम फैलाने की बातें हैं। तो इस देशवासियों को ये सब जानकारी देनी बड़ी ज़रूरी थी। तो ये फैक्ट शीट है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, और अगर बॉडी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो हमें बताना चाहिए। देखिए दोस्तों, हम सबको पता है कि जब हम किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी डॉक्टर को हिस्ट्री दी जाती है, पेशेंट हिस्ट्री ली जाती है कि क्या आप पहले से कोई दवाई ले रहे हैं,
जैसे जो प्रेग्नेंट वुमेन है, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जो प्रेगनेंसी में नहीं ली जाती, वो प्रेगनेंसी में जिनको डॉक्टर उनको नहीं देते हैं, ऐसी दवाइयों की एक लिस्ट होती है डॉक्टर के पास, तो वो प्रेगनेंसी में वो दवाइयाँ नहीं दी जाती। ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, उनके लिए कुछ दवाइयाँ उनको लिए अलाउड नहीं होती उनको, या कुछ ऐसे जो बुजुर्ग पेशेंट हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, जिनका रीनल फेलियर के पेशेंट्स हैं, हेपेटिक फेलियर के पेशेंट्स हैं, उनके अंदर भी दवाइयों को सोच समझ के यूज किया जाता है। तो यानी कि पेशेंट हिस्ट्री, आम दवाई अगर हम लेते हैं, कोई ट्रीटमेंट लेते हैं, उस समय भी ली जाती है। तो ऐसी पेशेंट हिस्ट्री इस केस में भी हमें जो डॉक्टर को प्रोवाइड करवानी चाहिए। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो देख रेख में या उनसे सुझाव लिए जा सकते हैं। तो एक सामान्य सी बात है जो केवल वैक्सीन के लिए नहीं है, ये कोई भी दवाई हम लेते हैं तो उसके लिए भी है। अब आप एक और इंटरेस्टिंग मैं बात आपको बताना चाहूँगा। ये बुक है हमारे पास, फार्माकोलॉजी, जिसमें सारी एलोपैथी ड्रग्स की डिटेल है, इसमें चैप्टर वाइज है। आपको मैं कॉमन मेडिसिन के बारे में बता रहा हूँ। ऐसे तो इसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं, आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आपका कभी वास्ता ही नहीं पड़ा, और भगवान करे ना ही पड़े, हमें तो पढ़ानी पड़ती है, इसलिए हमें सभी दवाइयों की जानकारी रखनी पड़ती है। एक एस्प्रिन ड्रग की बात कर रहा हूँ, जो एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, नसेड जिसको बोलते हैं शॉर्ट में। इसके अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो आप ये देखो, यहाँ से ये शुरू होते हैं। इसमें कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपको बताता हूँ। इसमें ये लिखा है, देखो, डिस्मिनोरिया, ठीक है, ये फीमेल के अंदर डिस्मिनोरिया इससे हो सकता है। इसमें लिखा है डक्टस आर्टियोसिस क्लोजर्स, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद ये पर्चुरेशन, ये लिखा है गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज, यानी कि गैस्ट्रिक म्यूकोसल डैमेज हो जाता है, एसिडिटी बन सकती है, अल्सर भी हो सकता है। फिर आगे देखिए, इसमें लिखा है रीनल इफेक्ट्स, कुछ हमारी किडनी पे भी इफेक्ट पड़ सकता है, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस ये हो सकती है। तो यानी कि अब आप देखिए, कोई भी दवाई है, यानी कि सिंपल एक दवा की बात करिए मैंने, जब एक दवा के इतने सारे साइड इफेक्ट हो सकते हैं, एक दवा के इतने सारे साइड इफेक्ट्स हैं, तो फिर कोई तो यूज ही नहीं करेगा, या कोई डॉक्टर भी आपको नहीं देगा, या कोई पेशेंट भी नहीं लेगा। तो दोस्तों, साइड इफेक्ट्स सभी दवाइयों के होते हैं, हाँ, मगर किसी में कम होते हैं, किसी में ज़्यादा होते हैं। अगर हम उसको तरीके से यूज़ करें, या जितनी ज़रूरत है उतनी यूज़ करें, तो हमें ये बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। हाँ, अननेसेसरी किसी भी दवा का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। कई बार हमने देखा है, कुछ लोग सोचते हैं 2 दवाई ले लेते हैं, 2 टेबलेट एक साथ ले लेते हैं, तो ये बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ड्रग के अलग अलग लेवल रहते हैं। टॉक्सिक लेवल में जब हमारी डोज चली जाती है तो बड़ी हार्मफुल है, इसलिए बच्चों को बड़ी सोच समझ के दवाई दी जाती है। बच्चों की डोज कैलकुलेट की जाती है वजन के हिसाब से। ऐसी जो रीनल या हेपेटिक फेलियर पेशेंट है, उनकी डोज भी एडजस्ट की जाती है। तो ये सब जानकारी देशवासियों को होनी चाहिए। गुमराह होने से बचें। गुमराह करने वाले बहुत दुनिया बैठी है, जिनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इसलिए खुद अब इसकी जानकारी हम लें, औरों को भी बताएं और अपने आप को बचाएं। इसलिए सब जानकारी हमें अगर होगी तो हम सही से निर्णय ले पाएंगे। अपना निर्णय किसी और के हाथ में ना दें। आज देश को गुमराह करने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, वो अलग अलग मुद्दों पे देश को गुमराह करते हैं। तो ऐसी नेगेटिव लोगों की टीम भी बढ़ रही है, क्योंकि आपको पता है गलत चीज़ें ज़्यादा प्रचारित होती हैं, अच्छी चीज़ें या सच्ची चीज़ें बहुत धीरे धीरे प्रचारित होती है, मगर उनकी लाइफ लंबी रहती है। तो इसलिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार फिर से आप सभी स्वस्थ रहें, सरकार के दिए निर्देशों का पालन करें, मास्क का इस्तेमाल करें और अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।